यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का भौतिकी। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहला पॉइंट हमारा होगा प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? अभी आप लोग जानते हैं कि जब अंधेरा रहता है तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम अपने आँखों द्वारा किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे इसका वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अक्सर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी हैं। इस प्रकार प्रकाश से हमारा क्वेश्चन बन सकता है प्रकाश क्या है। इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब प्रकाश के बाद किरण, रे। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं और किरण हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। जैसे इस समझिए कि यहाँ से किरण अगर निकल गई तो ये सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। और प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम चलेंगे प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या है? किरण तो समूह में चलती हैं। इस किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे किरणें एक साथ है, अनेक किरणें चलती हैं, उसके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला समांतर, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी। समांतर इंग्लिश में इसे पैरेलल कहते हैं। अपसारी डाइवर्जेंट कहते हैं, अभिसारी को कन्वर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा 3 समानांतर पैरेलल किरण, पैरेलल रेज, यहाँ अपसारी डाइवर्जेंट और अभिसारी कन्वर्जेंट। इसमें जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं। जब प्रकाश, पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं तो उसे हम अपसारी कहते हैं। अप मतलब फैलना, अप मतलब फैलना, फैलती हुई चली जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। तो आप आसानी से परिभाषा इसको याद कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई जाती हैं तो आप सारी कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर
एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारित। अभिसारित मतलब होता है अभिसरित होना। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में पढ़े। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है आत्मदीप्त। और दूसरा अदीप्त। आत्मदीप्त और अदीप्त सिंपल क्वेश्चन है। आत्मदीप्त मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ऐसे पदार्थ को हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और वे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जिससे ईंट, पत्थर ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं तो ये क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ हो गया। चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त हो गया। अब आगे हम चलेंगे प्रकाशीय माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम। अब तो इसको प्रकाश इसका नाम लेने से भी मालूम हो जाता है कि इसका परिभाषा क्या होगा। जैसे प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो गया, प्रकाशीय माध्यम हो गया, कांच हो गया, प्रकाशीय माध्यम हो गया, जल हो गया, उसमें भी प्रकाश का गमन होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम को दो पार्ट में बांट सकते हैं, समांगी और समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है? समांगी माध्यम सिंपल सा है, प्रत्येक समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग में जो है उसके गुण जो होता है या बनावट होता है यह समान होता है। गुण या बनावट समान होता है उसे समांगी कहते हैं। और विषमांगी, विषमांगी जैसे समझ लीजिए कि गर्म हवा का मिश्रण हो गया तो हवा के मिश्रण में प्रत्येक जो जगह उसके गुण और बनावट समान नहीं होते हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, तो विषमांगी मिश्रण हो गया। लेकिन कांच जो हो गया समांगी मिश्रण हो गया। तो यहाँ समझ गए प्रकाशीय माध्यम में क्या हो जाएगा? एक समांगी हो जाएगा, दूसरा विषमांगी। विषमांगी जैसे में समांगी माध्यम में अभी बताएं कि जिसके प्रत्येक भाग में जो है उसका गुण और बनावट क्या होता है? समान होता है। इसमें समान नहीं होता है। समांगी माध्यम में हो जाएगा जल या कांच, इसमें हो जाएगा हवा का मिश्रण। तो इस तरह से हमारा प्रकाशीय माध्यम हो गया कंप्लीट, अदीप्त हो गया, आत्मदीप्त हो गया, प्रकाश पुंज हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है कि पारदर्शी पदार्थ में होता है, जैसे पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिस पदार्थ से होकर, सपोज करिए ये पदार्थ हैं, जिस पदार्थ से होकर के, ये कोई पदार्थ हैं, जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हैं, आसानी से पार कर जाती हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। उस पदार्थ को हम पारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार चली जाती हैं वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी कहते हैं। दूसरा, इसका विपरीत अपारदर्शी होता है। जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरणें, जैसे सपोज करो इसमें हो जाता है कांच, हवा, इसमें प्रकाश की किरणें आसानी से क्या होती हैं? पार कर जाती हैं। और इसमें देखिए जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं करती हैं, जैसे प्रकाश जा करके कि तो लौट आता है और नहीं तो रुक ऑब्जर्व हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे ईंट, पत्थर,
लकड़ी, इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती हैं। अब हमारे पास एक बीच वाला पॉइंट हो गया, तो बीच है तो इसका भी ये बीच होगा। थोड़ा सा टेक्निकल आप माइंड लगाइएगा, तो दोनों के बीच, यानी वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के किरणों का, जैसे सपोज करिए कि यहाँ हम अगर एक पदार्थ लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की सभी किरणें तो नहीं, लेकिन जिससे होकर के प्रकाश का कुछ हिस्सा, जिससे होकर प्रकाश के किरणों का कुछ ही हिस्सा पार करता है, इसमें तो हो जाएगा आपको ईंट, पत्थर, लकड़ी, इसमें हो जाएगा आपको कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, जिसमें प्रकाश का कुछ ही हिस्सा पार करता है। तो आप यहाँ 3 पॉइंट हैं, आप लोग आसानी से इसका परिभाषा समझ सकते हैं। फिर एक बार इसको समझा दे रहे हैं। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही हिस्सा पार करता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का पार नहीं करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तीनों का उदाहरण, पहले वाले का कांच हवा, दूसरे का घिसा हुआ कागज, तीसरे का ईंट, पत्थर या लकड़ी। हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलेंगे छाया, शैडो। छाया क्या है? आप लोग इसका उदाहरण हर जगह देखते भी हैं कि धूप में आप चलते हैं तो आप ही का छाया अगर साइड में बन जाता है। यानी प्रकाश के पथ में, प्रकाश के गमन पथ में अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए, जैसे इधर से प्रकाश चल रहा है, तो इसके गमन पथ में किसी अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं, पारभासी भी नहीं, अपारदर्शी वस्तु को अगर रख देते हैं, तो इसकी साइड में जो छाया बनता है, अंधेरा भाग बनता है, इसी अंधेरा भाग को हम छाया कहते हैं। अगर प्रकाश के गमन पथ में, माने जिधर से प्रकाश जा रहा है, उसके रास्ते में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, जैसे लकड़ी, ईंट, दीवार को अगर रख देते हैं, तो उसका या तो स्वयं कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, तो उसके आप इसका उदाहरण अपने आप कर सकते हैं कि जब धूप निकला हो, आप ही सूर्य के प्रकाश की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाते हैं, तो आपका जो एक साइड में क्या होता है? अंधेरा भाग बनता है, वही क्या होता है? छाया होता है। तो छाया हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश किसी वस्तु से जाकर टकरा करके लौटती हैं, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस उदाहरण को आप लोग घर पे आसानी से कर सकते हैं। एक दर्पण ले लीजिए, यानी शीशा जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, और उसको प्रकाश के सामने ले जा करके रखते हैं, तो प्रकाश उससे टकरा करके और जा करके दूसरी दीवार पर अपना उसका फिगर बनाता है। सफ़ेद वाला भाग जो होता है, वही प्रकाश क्या होता है? जितना प्रकाश पड़ता है, वही प्रकाश लौट करके किसी दीवार पर दिखाई देता है। यानी किसी सतह से प्रकाश के जा करके टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से प्रकाश को टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जैसे अब समझिए कि प्रकाश यहाँ एक दर्पण हो गया, इस पॉइंट को आप लोग आसानी से समझ लीजिए। या प्रकाश इधर से आकर के अगर इस दर्पण पर यहाँ पड़ती है, तो प्रकाश के आने वाली किरण, इस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण।
आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और एक बिंदु पर जहाँ पड़ती है इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और यहाँ से टकराकर फिर तिरछा ऐसे लौट जाती हैं तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर अगर सीधा कोई अगर लाइन हम खींच देते हैं तो इसी को हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। यहाँ इस पॉइंट को आप लोग आसानी से समझ जाइए, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन का ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर वो किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और इस बिंदु से टकरा करके जब लौटती हैं तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बिंदु पर खींचा गया लंब, इस पर 90 डिग्री के कोण अगर खींचते हैं तो इस लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो अब हमारा इसके नियम होते हैं, परावर्तन के 2 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 नियम होते हैं। पहला नियम, यहीं से आप लोग इस नियम को थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आपतन कोण यानी आई, इसको कहते हैं परावर्तन कोण आर, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल। तो इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। कोण अगर कहें कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आई बराबर आर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये कोण का मान है। दूसरा, इसे लिख दे रहे हैं, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, या लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। इसके बाद दूसरा, ये देख लीजिए आप, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसी चीज को लिख देना है क्योंकि ये सब एक ही सतह में है। तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। अब यहाँ ध्यान से समझ नहीं आएगा। हाँ, यहाँ देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन, यहाँ छूट गया, मिसप्रिंट हुआ है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ भी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यहाँ परावर्तन के नियम समाप्त हो गया। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और परावर्तन का परिभाषा बोर्ड के परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये बोर्ड के परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। अब तो यहाँ हमारा प्रकाश का परिवर्तन और उसके नियम समाप्त हुआ। अगला हमारा पॉइंट रहेगा प्रतिबिंब, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिबिंब। चलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब क्या है? इसका परिभाषा थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु या वस्तु से आ रही, बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
यदि मान लीजिए किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या संतृप्त होती हैं या असंतृप्त होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ एक वास्तविक एक काल्पनिक। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक यानी रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो यहाँ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछते रहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। यानी दो क्वेश्चन है, जैसे आपका प्रकाश का परिवर्तन भी बोर्ड की परीक्षा में पूछता है, ये भी पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको अंतर के लिए आप लोग क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि जो वास्तविक कटान से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, इस प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं, इस प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं। यहाँ इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। ध्यान रखिए, ये दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग वैसे लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान द्वारा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान द्वारा बनता है। यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है, इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ऐसे 4 पॉइंट हमारा, 3 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट वास्तविक कटान और काल्पनिक कटान से बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे विपरिवर्तन एक है पार्श्व विपरिवर्तन, यहाँ देखिए विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन में अभी क्षैतिज अक्ष के पलटा अगर कोई वस्तु 180 डिग्री पर घूमती है, जैसे क्षैतिज अक्ष हो गया, तो इस पर कोई वस्तु जैसे P है, तो ये P घूमती है तो ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। यानी क्षैतिज अक्ष पर अगर 180 डिग्री के कोण पर यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है तो उसे विपरिवर्तन कहते हैं। और पार्श्व विपरिवर्तन ये उदग्र अक्ष पर, जैसे ये अक्ष है, अब इस पर ये घूमती है, जैसे यहाँ P और ये इधर घूम गई तो Q, तो ऐसे P वाला Q बन जाता है। यानी ये जो हमारा हाथ है, ये हाथ हो गया बायां हाथ, बायां साइड दायां साइड की ओर, दायां साइड बायां साइड की ओर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा विपरिवर्तन भी समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।